My dear student, once again you are most welcome in my channel. बच्चों, हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये जान लीजिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जहाँ आपके क्लास कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम और तुम दोनों मिलकर खूब अच्छी तरीके से देखेंगे और हम आपको समझाएंगे। आपको समझना होगा इस चीज़ को कि नीट एग्जाम के कई क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते हैं। इसीलिए हम इस पूरे चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर, चैप्टर भले ही कुछ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन हम स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज़ को बताते हुए आगे चलें। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनती हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है उनका फीमेल जेनाइटेलिया में पहुंचने के पश्चात, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांटेशन एम्ब्रियो में प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्टेशन, और उसके बाद फिर डिलीवरी होती है और चाइल्ड डेवलप होकर बाहर निकलता है। ये पूरी चीज़ हम बता चुके थे। हमने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में होगा। ये बात क्लियर हो चुकी थी और मैंने आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड, अब इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप पहले से ही डर जाए, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन टेस्टिस होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ होता है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? एक चीज और जान लीजिए कि मेल और फीमेल, स्त्री या पुरुष, ये दोनों आपको दिखने में अलग अलग लगते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये मेल में गॉड गिफ्टेड है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो मेल में एक बार पुबर्टी स्टार्ट होने के बाद, अर्थात 12-13 साल के बाद जब बनना शुरू होते हैं तो थ्रू आउट लाइफ जीवन भर बनते चले जाते हैं। बात दूसरी है कि बाद में एज बढ़ने के बाद ये कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ बनती रहती है। क्लियर है? अपने ब्रीडिंग टाइम में, यंग एज में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में जब एज बढ़ जाती है 40-45 साल, 50 साल के बाद, तो फिर इनकी संख्या धीरे धीरे डाउन होने लगती है, अर्थात इनकी संख्या कम होती जाती है। क्लियर हो? आप एक चीज और जान लें अच्छी प्रकार से कि नॉर्मली आप मेल में जो ऑर्गन्स दिखलाई देते हैं, किसी को आप देखेंगे तो उसमें बहुत होगा। आप टेस्टिस देखेंगे बाहर से, अगर बाहर से सिविलाइज करके देखें तो टेस्टिस देखेंगे या पेनिस देखेंगे, बस बाकी सारे ऑर्गन अंदर होते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स अंदर होते हैं। तो टेस्टिस ही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जरा हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं तो जरा देखिए इधर से, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ये सिस्टम बना रखा है अपने बोर्ड पर, और इसको ध्यान से देखें। इसको हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए इस पूरे पार्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, और इस पूरे पार्ट की इजी स्टडी के लिए हम पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चीजें होती हैं इनको हम बांटेंगे। तो नंबर 1 टेस्टिस,
नंबर 2 एपिडिडाइमिस, नंबर 3 वास डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसिकल या सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद पेनिस, और फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स आ जाती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में भी मेन प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या इन्हें हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और पेरिनियल ग्लैंड। क्लियर हो गया? तो इतनी बातों को आप अच्छी प्रकार से समझ लें, और इसमें भी ये मेन बात आपको मानना है कि ये समझना होगा, आपके अपने माइंड में सेटअप करना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो केवल टेस्टिस है। टेस्टिस ही मेन ऑर्गन्स है, बाकी को सब आप ये जितनी यहाँ पर ये आप दिख रहा है इस ऑर्गन्स को, इसको आप मेन ऑर्गन के रूप में देखें, और बाकी सारी चीजों को आप एसेसरी ऑर्गन्स मान लें तो कोई बुरी बात नहीं। मेन ऑर्गन्स कौन सा है? टेस्टिस। हमने डायग्राम में बना रखा है, यहाँ पे ये टेस्टिस है। मेन ऑर्गन टेस्टिस आप देखें 1 नंबर पे है, ये मैंने बना रखा है, ये हमारा 1 नंबर का ऑर्गन है टेस्टिस। क्लियर? जो डायग्राम में जो चीजें हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं उनको देखिए। पहले 1 नंबर टेस्टिस, 2 नंबर में क्या है? एपिडर्मिस मैंने लिख रखा है, तो एपिडर्मिस कहाँ मिलेगी? ये आप टेस्टिस के ऊपर एक लेयर जैसी दिख रही है, इसको आप समझ लीजिए 2 नंबर डायग्राम के हिसाब से एपिडर्मिस। नंबर 3 वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आप ध्यान दें, ये जो निकल के आ रही है यहाँ से, ये आ रही यहाँ पे, ये पूरी की पूरी वास डिफरेंस है, और इसको हमने नहीं लिखा है अभी, तो आप इसको ले ले, कहाँ है? ये वास डिफरेंस। क्लियर है? ये वास डिफरेंस है, और अगर हम इसको ले जाते हैं तो ये जाएगी वास डिफरेंस। क्लियर हो गया? ये वास डिफरेंस नंबर 3 पे आएगी, और उसके बाद सेमाइनल वेसिकल, ये दिख रही है, ये नंबर 4 पे जाएगा। उसका पेनिस ये 5 पे है, ये हमने सिम्बलाइज यहीं कर रखा है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड की हम बात करें तो एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ये आएगी, ये दिख रहा है आपको, ये ए पार्ट हमने कर रखा है। काउपर्स ग्लैंड, या जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये बी पार्ट में हो गया। और पेरिनियल ग्लैंड जो कि पीछे होती हैं एनस के पास में, ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। क्लियर हुआ? तो इतनी चीजें हैं, इस बात को आप समझ लें। अब हम डिटेल स्टडी करते जा रहे हैं कि 1-1 करके इनकी स्टडी करेंगे। तो पहली चीज आप इसको जरा ध्यान दें, हम पहले टेस्टिस पर आते हैं। टेस्टिस पर आने के लिए सबसे पहले टेस्टिस देखिए, राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ये टेस्टिस हमारा जो यहाँ दिख रहा है वही मेन पार्ट है, और ये बॉडी से बाहर लटकर दोनों थाई के बीच में 2 टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं, और दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में या टेस्टिस सैक में लटके हुए होते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए सारे के सारे ऑर्गन्स, फीमेल में या वुमेन में या गर्ल्स में, सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन मैन में, मेल में या बॉयज में, इसमें से टेस्टिस बॉडी से बाहर लटका होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसी व्यवस्था गॉड ने क्यों की? जरा आप जान लीजिए, इस बात को अपने माइंड में सेटअप कर लें कि पूरे की पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद स्पर्म बनने के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए।
37 से 2.5 डिग्री, यानी कि बिलो 35। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बॉडी के अंदर कहाँ मेंटेन हो पाएगा? कहीं नहीं मेंटेन हो पाएगा, जिसमें स्पर्म बन ही नहीं पाएंगे, डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनको बाहर रखने के लिए ये टेस्टिस सेक में या स्क्रोटम में बाहर की ओर लटके हुए होते हैं। आप ये देख रहे हो स्क्रोटम या टेस्टिस सेक। इस टेस्टिस सेक में ये टेस्टिस बाहर लटके हुए हैं। ये एनसीईआरटी में भी क्लियर मेंशन है कि बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, और ये बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण यहाँ पर टेस्टिस में ही स्पर्म के बनने और उनके मैच्योरेशन की प्रोसेस ठीक से हो पाती है। इसीलिए ये नेचुरल मैनेजमेंट या प्राकृतिक व्यवस्था है। इसीलिए ये हमारी बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ये दोनों थाई के बीच में उपस्थित होती है। क्लियर? अगर हम ध्यान से देखें तो ईच टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम अ टेस्टिस sac, and this testis sac attached with this testis with a special type of tissue, and these tissue are called as gubernaculum. gubernaculum ध्यान दीजिएगा, मेरी बहुत अच्छी चीज है ये टेस्टिस को पकड़े रखने का काम करती है। ये टेस्टिस को एब्डोमेन के अंदर घुसने नहीं देती हैं। ये ग्यूबरनाकुलम जो मसल्स दिख रही हैं, ये टेस्टिस को बांधे रखने का काम करती हैं। क्लियर? और टेस्टिस के बारे में अगर हम डिटेल देखें तो ये टेस्टिस लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। कितने? 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, और इनकी चौड़ाई जो होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इनकी मोटाई जो होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हुआ? याद रहेगा टेस्टिस के बारे में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप जान लीजिए। टेस्टिस, इनकी लेंथ कितनी होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है, ये 4 से 5 सेंटीमीटर, और वाइडथ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। और अगर इनका वेट हम देखें तो वेट लगभग 15 ग्राम के आसपास होता है। ये मेन चीजें टेस्टिस के बारे में आप जान लीजिए। क्लियर हो गई? और इसी में स्पर्म बनने का काम होता है। इसके बाद जो हम चलेंगे आगे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस की क्या लेंथ होती है, क्या विड्थ होती है, क्या थिकनेस होती है, और इसका वेट कितना होता है। क्लियर? इसका ध्यान देंगे। ठीक? डायग्राम भी आप बना लेंगे। डायग्राम इजी वे में बनाया गया है, और अगर आपको बनाना है तो आप पॉज करके वीडियो को, डायग्राम को बनाइए। ठीक? और उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। आप जरा देखिए, फिर से हम इसमें देखते हैं। टेस्टिस जो है ना, मेन टेस्टिस है, यही मेन चीज है। टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं, और टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हम आपको यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। क्लियर? आपको हम अभी कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं, और ये कल्पना करिए कि क्या होता है। ये टेस्टिस के अंदर, ये मैं रिमूव करके यहाँ पर टेस्टिस को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगले स्ट्रक्चर में तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये हम काटेंगे, और इसके अंदर चैम्बर होते हैं। ठीक? ये टेस्टिकुलर लॉक्यूलर कहलाते हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स। इसके बाद यहाँ पर रेटी टेस्टिस,
और इसके बाद वैसा डिफरेंशिया और उसके बाद इपिडिडाइमिस होती है और फिर यहाँ से इपिडिडाइमिस से ये निकलती है वास्ट डिफरेंस। क्लियर? तो इनके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। ठीक, आप परेशान ना हो। तो टेस्टिस में ध्यान दीजिए, अब ये जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस में जरा ध्यान दें कि टेस्टिस को अगर हम एलएस काट के देखेंगे तब हमें ये स्ट्रक्चर दिखेंगे। एलएस काट के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे तब हमें ये स्ट्रक्चर दिखेंगे और इसके अंदर इनकी संख्या लगभग 250 होती है। क्लियर हो गई? और इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाने का काम करते हैं। ये रफ में हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा समझें और फिर आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम, इसके ऊपर एक कैप लाइक या कवर लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है। ये जो कैप लाइक कवर लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे इपिडिडाइमिस है। क्या है? इपिडिडाइमिस। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ रही ना? तो ये बहुत अच्छी प्रकार से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि मेन पार्ट यही टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करता है और टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने के बाद बाकी अब जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं, जितने भी ट्यूब हैं, आप उनको एसेसरी ऑर्गन्स मान लीजिए, क्योंकि अब उनका काम है कि इसको आगे सप्लाई करना और बाहर निकालने का काम। क्लियर है? तो बाकी सब एसेसरी हो गए। ये हमारा मेन जो था टेस्टिस। आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए इनमें बनेंगे टेस्टिस, बनने के बाद ये रेडी टेस्टिस में जाएंगे। रेडी टेस्टिस के बाद में वास इफ्रेंस यानी इनसाइड दी टेस्टिस जो वेसल्स होंगी, जो ट्यूब होंगी, उनको हम वास इफ्रेंस कहेंगे। उसके बाद ये आएंगी किसमें? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस के निकले हिस्से से फिर एक लंबी ट्यूब निकलेगी और ये लंबी ट्यूब वास डिफरेंस के नाम से जानी जाती है। और ये वास डिफरेंस अगर हम देखें तो ये निकल के दिख रही है और ये ऊपर की ओर जो नली एक ट्यूब है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपको ये टेस्टिस मान लीजिए ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर टेस्टिस ऊपर की ओर ये पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बचती है, अंदर ही टेस्टिस है। यहां से जब ये ट्यूब निकलेगी, इस छोटे से प्लेस को, इस छोटी सी कैविटी को, इस छोटे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम इसे बोलते हैं इंग्विनल केनाल। क्या बोलते हैं? इंग्विनल केनाल। ध्यान दीजिएगा, ये इंग्विनल केनाल यानी ये पूरा चौड़ा नहीं होता है कि टेस्टिस कभी उछल के इधर आ जाए, ऐसा नहीं। टेस्टिस को नीचे ग्यूबरनाकुलम बांधे रखने का काम करता है। ऊपर इंग्विनल केनाल रहती है जिसके रास्ते से अब ये ऊपर नहीं जा सकती है। केवल इसमें से इपिडिडाइमिस के बाद एपिडिडाइमिस से निकली हुई ट्यूब वास डिफरेंस ही ऊपर आती है और एक स्पर्मेटिक कार्ड होती है, स्पर्मेटिक कार्ड, और ये एपिडिडाइमिस ही ऊपर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये एपिडिडाइमिस अगर ध्यान दें, इसमें से टेस्टिस निकलेंगे। ये जो है ये टेस्टिस निकल रहे हैं, ये टेस्टिस निकलकर इसमें होते हुए अब आगे रन करेंगे। ठीक, आगे रन करने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेंगे, स्पर्मेटोजोआ निकलेगा, तो ये स्पर्मेटोजोआ वास डिफरेंस से होते हुए ये ट्यूब में आगे बढ़ेंगे और ये ट्यूब जो वास डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल के पास पहुंचेगी। पहले जरा ध्यान दीजिए, इंग्विनल केनाल पे जाएगी पहले। ये इंग्विनल केनाल से जो बाहर निकलेगी तो जैसे इंग्विनल केनाल से अंदर एब्डोमिनल कैविटी में घुसती है तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट यूरिनरी ब्लैडर से एक छल्ला बनाती है। यूरिनरी ब्लैडर से, ये यूरिनरी ब्लैडर है तो इससे छल्ला बना देगी या लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी या कर्व जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। उसके ऊपर से जाते हुए अब ये पहुंचेगी इधर, यहाँ तक ये संगम, ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? वास डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद सेमाइनल वेसिकल होती है। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है? सेमाइनल वेसिकल का काम होता है कि अपने अंदर से एक फ्लूइड को सेक्रेट करती है। क्या करती है?
फ्लूइड को सेक्रेट करती है। अब ये वास डिफरेंस से स्पर्म होते हुए यहाँ आएंगे, स्पर्म इधर आए, इसके आने के बाद सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड मिला, उस फ्लूइड के मिलने के बाद अब ये बन गया सीमेन। क्या बन गया? सीमेन। सीमेन एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जिसमें स्पर्म भी होते हैं और वो लिक्विड मटेरियल जिसमें रिच अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज होता है। रिच अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का काम क्या है? फ्रुक्टोज का काम क्या है? अब स्पर्म को फीड करने का काम, स्पर्म को आगे सही बनाए रखने का काम, स्पर्म को आगे सरवाइव कराने के लिए, स्पर्म को लिविंग कंडीशन बनाए रखने के लिए, स्पर्म को जिंदा रखने के लिए ये फ्लूइड काम आता है, जो फीड करने का काम करता है, फूड प्रोवाइड का काम करता है, नरिशमेंट का काम करता है। कुल मिलाकर फ्रुक्टोज मटेरियल इसको देता है और इसका कोई काम नहीं। सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म जाकर स्टोर नहीं होते। सेमाइनल वेसिकल केवल फ्लूइड देता है जो इस हमारे स्पर्म के लिए सीमेन कन्वर्ट कर देता है, और सीमेन वो लिक्विड मटेरियल है जिसके साथ स्पर्म होते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की फ्लूइड ये दोनों लेते हुए अब ये आगे बढ़ता है कहाँ? इजैकुलेटरी डक्ट में। ये डक्ट कौन सी है? इजैकुलेटरी डक्ट दिख रहा है। तो ये आगे की ट्यूब, क्या चीज? वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसल या सेमाइनल वेसल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं और वो कॉमन डक्ट अब कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। यहीं पर आपको ध्यान रखने वाली एक बात और है कि अब इस इजैकुलेटरी डक्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी मिल जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, दिख रही है आपको, रेडिश कलर में मैंने बना रखी है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है। और जब इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ेगी तो यहीं पर आप देखेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी, जिनको कि हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कुछ सिक्रेट करती है मटेरियल को, जो कि सीमेन में मिल जाता है। और अब सीमेन में मेन चीज क्या क्या होता है? लिक्विड जो फ्लो होता है उसमें सीमेन में मेनली स्पर्म भरे होते हैं, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और साथ साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं। कैल्शियम इसके मीडियम को एल्कलाइन बना देता है और ये एल्कलाइन मीडियम बड़े काम का होता है। क्यों? क्योंकि अब आगे चलेंगे तो देखिए ध्यान से, यहीं से यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर से आने वाले यूरिन भी अब इसमें पास होगा और यहां से आने वाला सीमेन भी इसमें पास होगा अलग अलग टाइम पे। जब यूरिन डिस्चार्ज करेंगे तो ये यूरिथ्रा का काम करेगा, और जब ये सीमेन को डिस्चार्ज करेंगे सेक्सुअल टाइम पे तब सीमेन डिस्चार्ज होगा। अब ध्यान देना यह है कि मेल में यूरिन भी एक ही ट्यूब से डिस्चार्ज किया जाता है और सीमेन भी एक ही ट्यूब से डिस्चार्ज किया जाता है। इसीलिए अब इस ट्यूब को आगे हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। मेल की यूरिथ्रा यूरिनोजेनाइटल केनाल के नाम से जानी जाएगी, और लास्ट में जब ये पेनिस के द्वारा होते हुए बाहर ओपन होगी तो इसे हम बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग, ध्यान दीजिएगा, ये पेनिस सिलेंड्रिकल पार्ट है, मसल्स का बना हुआ है, और इसके ऊपर की ओर देखेंगे एक स्किन अलग से कवरिंग है, और इस कवरिंग स्किन को हम फोर स्किन या ग्लांस पेनिस, क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस या पेनिस ग्लांस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई? इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब यहां से देखिए, चलिए फिर से एक बार आ जाइए। ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती हुई या उस पर कर्व बनाती हुई जब आगे आती है तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल के लिक्विड को लेकर के जब ये आगे बढ़ती है तब इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट
में प्रोस्टेट ग्लैंड से भी मटेरियल निकलता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी मटेरियल मिलता है और ये सब मिलकर सीमेन बना देती है। और इस सीमेन में स्पर्म, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये इस पूरे सीमेन के मीडियम को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसको जरा ध्यान दीजिए, ये जाता कहाँ है? ये पेनिस के रास्ते होते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्वाइटिस के बाद ये फीमेल जेनेटेलिया के अंदर इंटर करता है। फीमेल जेनेटेलिया और उसके अंदर जब एंट्री करेगा तो फीमेल जेनेटेलिया का एंटीरियर पोर्शन क्या होता है? फीमेल जेनेटेलिया का एंटीरियर पोर्शन एल्कलाइन मीडियम नहीं होता है, वो एसिडिक मीडियम होता है, जहां पर ये स्पर्म खतरे में होते हैं क्योंकि एसिड में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की आवश्यकता होती है और एल्कलाइन मीडियम को बनाने के लिए ही कैल्शियम वगैरह ऑलरेडी यहाँ से मौजूद है। और जब तक इसका स्पर्म का फर्टिलाइजेशन का रोल प्ले नहीं हो जाता है, तब तक फीडिंग करने के लिए वो किस पर डिपेंड करता है? उसको कुछ एनर्जी ड्रिंक चाहिए, एनर्जी मटेरियल चाहिए। उस एनर्जी मटेरियल के लिए ये फ्रुक्टोज पर डिपेंड करता है और जब फ्रुक्टोज उसको मिलता रहता है तब वो सरवाइव करता रहेगा और यहाँ से होता हुआ ये पेनिस के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से अब ये आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज आप ध्यान से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये आगे जाता है और इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो पूरे क्लियर हो चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हमने आपको पूरा बता दिया। इसको एक शॉर्ट वे में हम फिर से समझ लेते हैं कि मेन ऑर्गन टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और ये स्पर्मेटोजोआ ही मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है और ये स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद ये स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस रीट में या रेटी टेस्टिस में होते हुए वैसे डिफरेंशिया में जाते हैं, फिर एपिडाइमिस में होते हुए और ये फिर वास डिफरेंस में प्रवेश करते हैं। वास डिफरेंस यहाँ से उठेगी, वास डिफरेंस से स्पर्म होते हुए आगे बढ़ेंगे और ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर पर एक कॉइल बनाती है, एक छल्ले सा बनाती है और फिर यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल के पास आती है। सेमाइनल वेसिकल अपना फ्लूइड देता है और स्पर्म जब उसे मिल जाते हैं उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से भी निकलती हैं मैटर। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट के आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलती है, इसे काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड जब मिल जाते हैं तब ये अब यहाँ से यूरिनरी डक्ट भी यहाँ आती है और ये वास डिफरेंस की जिसे हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल को लाने वाली डक्ट, अब ये दोनों जब मिल जाती हैं तो यहाँ पे आने के बाद कॉमन डक्ट हो जाती हैं और ये कॉमन डक्ट पेनिस में खुलती है। पेनिस एपेक्स पर आकर यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग के द्वारा बाहर खुल जाता है। क्लियर हुआ? पेनिस के ऊपर की ओर स्किन होती है, इस स्किन को हम फोर स्किन के नाम से भी जानते हैं या पेनिस ग्लांस कहते हैं, जो ओपनिंग को कवर करने का काम करती है। ठीक है ना? इसके बाद अब ये चीज बाहर आ गई। रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि स्पर्म कहाँ पहुंचे? फीमेल जेनेटेलिया के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, वेजाइना के थ्रू, जहां पर स्पर्म के पहुंचने के लिए पेनिस पहुंचाने का काम करता है। और अंदर की ओर फीमेल जेनेटेलिया के अंदर कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम होता है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाला मटेरियल है वो सीमेन को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है। कैल्शियम एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जो फीमेल जेनेटेलिया के अंदर जाने के बाद उसको न्यूट्रल कर देता है और आराम से सर्वाइव करते हुए
ये स्पर्म पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं? ये फीमेल ऑर्गन्स के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, वहां पर ये फर्टिलाइज करते हैं ओवम को। क्लियर हुआ? और इसके अंदर के मटेरियल को फीड करने के लिए, स्पर्म को भोजन देने का काम करने के लिए फ्रक्टोज प्रेजेंट है, जो कि मेनली सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला मटेरियल है। और इस प्रकार से हेल्दी स्पर्म जब पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? फीमेल जेनेटिलिया के अंदर, तब रिप्रोडक्शन का काम आती है। तो आज इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर को बताएं। आज ही बता देते, लेकिन जगह ना होने के कारण हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो नीट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि नीट के पर्पज से भी मिले, तो नीट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। तो ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और हमारे सारे स्टूडेंट मैटर को पा लें। ठीक, डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करके बना लेंगे। तो अब हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगला वीडियो आपको कब मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।